जो सरकारें जो यहाँ के महिलाओं को अधिकार छीनती हैं, जो यहाँ के महिलाओं को असुरक्षित करती है, उसको निश्चित रूप से सजा देने का समय आ गया है। जब ये बिल आया हमने सब मिलके उसको पारित किया, उसको पास करा। পতন শুরু হয়ে গেছে। মহিলার জন্য তোমার পীড়িত দয়া মায়া। Hidden behind the women's bill was a delimitation bill that would change the constituencies of India. इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त राज तिलक का है, जो कि अब से ठीक 45 मिनट बाद आप देखने वाले हैं आसनसोल की धरती से। लेकिन उससे पहले हल्ला बोल में हम आपके सामने आज आसनसोल पश्चिम बंगाल की धरती से मौजूद हैं। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है। सियासी पारा तो खैर अपनी जगह पर है, यहाँ पर जो मौसम भी है वो भी जबरदस्त गर्मी का दौर चल रहा है। ऐसे में लड़ाई सबसे ज्यादा घमासान बंगाल के चुनाव में हो रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर। अब सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा हमला हो रहा है कि संसद में आपने वोट नहीं दिया, जनता आप पर चोट करेगी, महिलाएं आप पर चोट करेंगी। क्या इस आरोप में दम है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको अपना सबसे बड़ा चुनावी प्रचार का आधार बना रही है। उनका कहना है कि 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण को 33% आरक्षण को लागू करने के लिए जिन बिल पर विपक्ष की सहमति चाहिए थी, वो विपक्ष ने दिया नहीं। उस बिल के खिलाफ वोट डाल दिया, जिसकी वजह से 29 में ये लागू अब नहीं हो पाएगा। ऐसे में उनका ये कहना है कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, ये सारी पार्टियां दोषी हैं। अच्छा, ये पार्टियां बार बार बता रही है कि महिला वंदन अधिनियम तो हमने पहले ही 23 में पास कर दिया था। ये तो उसके बाद आप परिसीमन का बिल चाह रहे हैं कि उसी आधार पर आप षड्यंत्र रच रहे हैं कि आप परिसीमन बिल को महिला आरक्षण बिल के आड़ में पास कराना चाहते हैं। इसी पर सबसे बड़ा चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल की धरती पर। तो क्या संसद में नहीं दिया वोट, इसलिए महिलाएं करेंगी चोट? इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए, फिर बातचीत करें। मोदी जी स्वागतम। हाँ, जो भी है बना दो। नाम थोड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। मां माटी मानुष के नारे पर सत्ता में आई ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में महिलाएं फिर सबसे बड़ा मुद्दा बन गई हैं। वजह बना है महिलाओं के 33% हक पर लगा अड़ंगा। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ वांटेड पोस्टर निकाला है। पोस्टर के साथ बीजेपी ने एक्स पोस्ट में लिखा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर सिर्फ हम्बा हम्बा करती है, पर जब बात महिलाओं की सुरक्षा की आए तो ममता बनर्जी पूरी तरह मौन है। नारी शक्ति के अधिकारों का विरोध करने वाली इस व्यवस्था को अब जनता की अदालत में वांटेड घोषित कर दिया गया है। चुनाव की रैलियों में बीजेपी का हर एक नेता 33% महिला आरक्षण लागू न करने का ठीकरा ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस पर फोड़ रहा है। टीएमसी के सांसदों ने उस आरक्षण को देने का विरोध किया है। मित्रों, आज मैं अपने महिला शक्ति से आग्रह करता हूं, ऐसी जो सरकारें जो यहाँ के महिलाओं को अधिकार छीनती हैं, जो यहाँ के महिलाओं को असुरक्षित करती है, उसको निश्चित रूप से सजा देने का समय आ गया है। मित्रों, सरकार वेस्ट बंगाल की और इसके साथ साथ ये टीएमसी पार्टी, ये एंटी विमेन है, नारी शक्ति के विरोध में है और नारियों का गला घोटने का काम ये टीएमसी की सरकार कर रही है। ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, लेकिन मैं ममता दीदी से बोलना चाहता हूं, अब खेल समाप्त, टीएमसी का खेल समाप्त, अब बंगाल का विकास प्रारंभ होगा। कांग्रेस ने जहां पश्चिम बंगाल के चुनाव में 2000 रुपए महीने दुर्गा सम्मान योजना समेत महिलाओं के लिए कई गारंटी दी है,
वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल की चुनाव रैली में महिला आरक्षण लागू न हो पाने के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। मोदी 30 महीने सोए, तकिया की कमी थी, सर के नीचे वो फाइल रख के सो गए और जागे नहीं। कब जागे? वेस्ट बंगाल की इलेक्शन आ रही है इसीलिए जागे। ये तो उन लोगों में से है जो पहले चतुर्वर्ण था, महिलाओं के खिलाफ था, वही फिलॉसफी लेकर आज मोदी आगे बढ़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने को लेकर मोदी सरकार पर प्रहार किया। पार्टी के नेता जहां महिलाओं को सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का क्रेडिट ले रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी ने संसद में गिरे बिलों को मोदी सरकार के पराजय की शुरुआत बताया है। গত পরশুদিন দেখেছেন মোদিবাবু হেরেছে লোকসভায়, দেখেছেন পতন শুরু হয়ে গেছে। সংখ্যালঘু সরকার, মাইনরিটি গভর্নমেন্ট নিয়ে এত বড় উদ্ধত্ত অহংকার, লজ্জাও করে না। মহিলার জন্য তোমার পীড়িত, দয়া মায়া। महिला आरक्षण के मुद्दे पर चुनावी राजनीति में धार बहुत है, इसलिए बीजेपी पूरे देश से संदेश दे रही है। पटना से लेकर जयपुर और भोपाल जैसे शहरों में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। योगी सरकार ने 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश विधानमंडल का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। विशेष सत्र में महिला आरक्षण के समर्थन और विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हो सकता है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सांसद भारतीय जनता पार्टी के अभय दुबे जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और मलुक नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस चर्चा में शामिल होंगे महासचिव आरएलडी के तौर पर। सुधांशु जी कुछ देर में मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, अपने दर्शकों को दिखाते हैं आसनसोल, क्योंकि चुनावी धरती पर पहुंची और जनता का मिजाज जानने उनके बीच न पहुंची, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज रात 7 बजे राज तिलक का ग्रैंड एपिसोड आप देखेंगे जनता के बीच से 7 बजे। लेकिन उससे पहले जरूर जमीनी स्तर पर क्या भाव है आसनसोल के, जहां से हम पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए हल्की सी एक झलक। अगर इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो ये कोयला खनन के लिए जाना जाता है। कोयला खनन, इस्पात उद्योग, 1744 से यहाँ पर कोयला खनन हो रहा है। कि एक वक्त पर अवैध खनन का यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी रहती थी, लेकिन खनन में आज भी भ्रष्टाचार के मुद्दे वैसे ही हैं। लेकिन इन कोयला खदानों की वजह से कई सारे आसपास के गांव हैं जहां पर जमीन धंसने की वजह से उनके घर तक टूट गए हैं और वो आज भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। देखिए अब क्या हालत है, आप देख ही रहे हैं, घर के घर टूटे हुए वीरान इन इलाकों में पड़े हुए हैं। दादा क्या हुआ, अब सब इधर नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं? बाहर रहता है। मुआवजा, रिहेबिलिटेशन कुछ किया, कुछ पैसा मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। धस गया घर, घर धस गया, पूरा गांव धस गया। कुछ मदद मिली? कुछ मदद नहीं मिली, नहीं। का धस गया? हाँ, आधा से ज्यादा घर हरिशपुर का धस गया है। तो ठीक रात 7 बजे, यानी अब से समझ लीजिए 1 घंटे बाद, 50 मिनट बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी आसनसोल से। पश्चिम बंगाल का चुनावी मिजाज जानना है तो आप रहिएगा हमारे साथ। और अगर सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, आज बड़ा सवाल यही है कि आपकी उससे पहले मुझे लगता है वो अभी तक जुड़े नहीं हमारे साथ, तो अभय दुबे जी आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हालांकि आज टीएमसी की भी तरफ से अगर कोई शामिल हो जाता है इस बहस में तो ज्यादा सार्थक बहस होती, क्योंकि चुनावी मुद्दा ये पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अभय दुबे जी, सवाल है कि परिसीमन तो होना ही था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी लिखा था, लेकिन सेंसस के बिना परिसीमन करके 29 में लागू करने के लिए ये करना जरूरी था कि आप लोग इस बिल पर सहमति जता देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। तो 29 में तो अब लगता है कि होएगा नहीं नारी जो आरक्षण है 33%, तो कौन जिम्मेदार है?
मोदी सरकार के मन में खोट है, इसलिए महिलाएं साफ कह रही कि सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी की चोट है। देश के लोगों, जो करोड़ों लोग ये शो देख रहे हैं अंजना जी का, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नारी वंदन अधिनियम इस देश में कानून के रूप में लागू है या नहीं है? तो उत्तर है। ये पारित कब हुआ? पारित हुआ 2023 में। आप चौंक जाएंगे सुनकर कि ये लागू कब हुआ। जो खड़गे साहब ने कहा, जिसका गलत अर्थ निकाल कर ये कहा कि वो पास नहीं हुआ, इसका विरोध कर रहे हैं। खड़गे साहब ने कहा कि 30 महीने प्रधानमंत्री फाइल को तकिए के रूप में रखकर सोए रहे। मतलब उस कानून की अधिसूचना जारी नहीं की थी। जारी कब की? 16 अप्रैल की रात 9:55 पर इन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% का आरक्षण इस तारीख से शैल कम इनटू फोर्स, इस तारीख से यह लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में महिला आरक्षण 33% का विरोध किया। राज्यसभा में राजीव गांधी जी लाए थे, उसको गिरा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तत्कालीन सांसद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज के, जो कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में एक दिन की बहस कराऊंगा। जब कांग्रेस पार्टी 2010 में कानून लेकर आई, तब लोकसभा में उन्होंने कहा कि ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसके विरोध में हैं। अंदर विस्फोट फूट रहा है, हमारे संविधान संशोधन है, हम चाहते हैं इसमें पार्टी व्हिप न जारी करे, और उन्होंने इसका विरोध किया। 2001 में अरुण जेटली जी ने, ये गौर से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम इसको 2026 तक फ्रीज करना चाहते, डिलिमिटेशन में सीटों की संख्या राज्यों में और केंद्र में, लोकसभा और विधानसभा में न बढ़े। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का फर्टिलिटी रेट जब तक रिप्लेसमेंट लेवल पर नहीं आ जाए, जब तक स्टेबलाइज नहीं हो जाए, तो हम उन राज्यों को दंडित नहीं कर सकते जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत अच्छा काम किया है। उन राज्यों को प्रोत्साहित करना। अभय जी, आखिरी बात कहने दीजिए। अभय जी, आखिरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। अभय जी सुनिए, नहीं, आखिरी बात सर। देखिए एक सेकंड, मैं भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरा ये फोकस है कि महिला आरक्षण को लागू करने में हम मानते हैं आपकी भी ईमानदारी है, इनकी भी ईमानदारी है। तो फिर अगर ईमानदारी है, तो फिर आपको उसको 29 में एनफोर्स करने के लिए डिलिमिटेशन तो जल्दी करना होगा। सेंसस के आधार पर, मेरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर, छोटा सा हाँ ना में जवाब दीजिएगा, फिर मैं सुधांशु जी के पास। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सेंसस के आधार पर आप लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं, सेंसस पूरा कीजिए, उसके बाद डिलिमिटेशन कीजिए, ठीक है, तब आप आरक्षण लागू कीजिए। अगर सेंसस के आधार पर दक्षिण के राज्यों की सीटें कम होती हैं, जिसकी की पूरी आशंका है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल उन्होंने बेहतर किया है उत्तर के राज्यों से, तब क्या आप उसके लिए सहमत होंगे? या सेंसस के आधार पे होगा तो फिर यही कहने लगेंगे कि देखो फिर ये होने लगा, फिर देखो ये दक्षिण के राज्यों के साथ पक्षपात कर रहे हैं? क्योंकि 50% का फॉर्मूला ये सुनिश्चित करेगा कि सभी राज्यों में उसी अनुपात में सीटें बढ़े। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है अभय जी, इसका एक जवाब दीजिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देश के लोगों, 2010 में कांग्रेस कानून लाई थी तो हमने सेंसस से उसको जोड़ा ही नहीं था। आज हमने कहा, जब 23 में लेकर आए मोदी जी, आप इस कानून को लागू कर दीजिए 24 से। सेंसस का क्लॉज क्यों जोड़ते हैं? डिलिमिटेशन का क्लॉज क्यों जोड़ते हैं? आज 180 से अधिक महिला सांसद हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही होती प्रधानमंत्री जी, उसी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की सरकार। सुधांशु जी, उनके सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है अभय जी। सुधांशु जी, सीधा सवाल आपसे भी है। अब देखिए, विपक्ष आपको ये कह रहा है कि 543 सीटों पर ही आरक्षण सीधा दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्यों आप इसको डिलिमिटेशन और सेंसस से जोड़ रहे हैं, सीधा दीजिए आरक्षण। देखिए, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है नारी शक्ति के उत्थान के लिए और कौन राजनीति कर रहा है, अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला जो लाल किले से संबोधन किया 15 अगस्त 2014, क्या कहा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान। कोई राजनीति नहीं थी, कोई चुनाव से मतलब नहीं था, वहां से उन्होंने शुरू किया। फिर उसके बाद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना लाए। पहले आप जमीन को उनको मजबूत करिए, उसके बाद मुद्रा योजना में 55% लाभार्थी महिलाएं, उसके बाद नल से जल आया 15 करोड़ घरों में, उसके बाद 12 करोड़ घरों में शौचालय आया जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी महिला ही हुई। उसके बाद आइए
गरीब बहनों में आज 4 करोड़ ऐसी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास में बाकायदा मालिकाना हक है, जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम पर है। सुनिए, वहां से सशक्तिकरण करते हुए बताइए, इंडियन आर्मी में पहली बार फुल वुमेन कमीशन कब हुआ? हमारी सरकार के समय। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में सेपरेट बना हमारी सरकार के समय में। बिहार में बाकायदा पुलिस में एक अलग पूरी बटालियन बनी हुई है हमारी सरकार के समय में। पंचायतों में आरक्षण के बाद, जिला पंचायत में महिला प्रतिनिधि के बाद, अब नगर पालिका के बाद, अब विधानसभा और लोकसभा में आने की बात थी। लाखों दर्शक जाके चेक कर सकते हैं किस ईमानदारी के साथ स्टेप बाय स्टेप महिलाओं को सशक्तिकरण करते हुए यहां तक लाए हैं। ये हमारी सोच और तो और सोचिए, सुनिए अभय जी, हमने तो चांद के उस दक्षिणी ध्रुव जिस पे पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना, उसका नाम भी पॉइंट शिव शक्ति रखा, क्योंकि वो इस बात का प्रमाण है कि हम उस संस्कृति के पक्षधर हैं जहां पर शिव और शक्ति दोनों की आराधना होती है। आप लोग तो उसके पक्ष में हैं जहां 4 बीबी की आराधना होती है, जहां तलाक के बिद्दत होती है, जहां तलाक का अधिकार ही महिला के लिए नहीं है। ये महिला के अधिकार वाले जितने भी हैं और वुमेन एक्टिविस्ट भी जो हैं, अंजना जी अच्छी तरह सोचिए, वो हिजाब से लेके, नकाब से लेके, मेहरम से लेके, तलाक के बिद्दत से लेके और सारी चीजों पे एकदम ऐसा सुई पटक सन्नाटा छा जाता है और सारा ज्ञान यहां पे देते हैं। अब आइए संवैधानिक मुद्दे की बात करता हूं। अगर आप 543 में देने की बात कह रहे हैं तो सबसे पहले बताइए 1/3 सीटें कटेंगी। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन कांग्रेस के सांसद हैं जो आके ये कह रहे हैं कि उन्हें सीट अपनी छोड़ देनी चाहिए? चैरिटी बिगिंस एट होम, बोलिए। राहुल गांधी जी। और दक्षिण भारत की बात, अरे दक्षिण भारत को यूज एंड थ्रो करती है कांग्रेस। जब सत्ता के बाहर होती है दक्षिण भारत की भावना का ये लोग उपयोग करते हैं और जैसे ही सत्ता आती है अपनी परंपरागत सीट पर कब्जा कर लेते हैं। इंदिरा गांधी हारी रायबरेली में तो कहां गई? चिकमंगलूर, कर्नाटक। अरे भाई, उसके बाद जब चुनाव कैंसिल हो गया तो मेढक, आंध्र प्रदेश, और जैसे ही सत्ता वापस आई वापस रायबरेली। राहुल गांधी हारे रायबरेली, वायनाड। अरे वायनाड ने दोबारा जिताया और बेटर ढंग से, और वैसे वायनाड छूटा और आगे। सुधांशु जी, एक काउंटर सवाल है, एक काउंटर क्वेश्चन है सुधांशु जी। अरे पूरा विपक्ष कह रहा है, सुनिए ना, पूरा विपक्ष कह रहा है ना कि 543 सीटों पर ही कर दीजिए। अब तो सबकी बातें रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। पार्लियामेंट में प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा है, पार्लियामेंट में ही सब कह रहे हैं, तो फिर 543 कर दीजिए ना। आपका कहना है कि वो 543 में होने नहीं देंगे, लेकिन वो तो तैयार है, वो तो कह रहे हैं, और उनकी तो मतलब रिकॉर्डेड बात है ना भाई, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में है। अंजना जी रिकॉर्डेड बात की बात करते हैं। विपक्ष की जो बातें हैं वो कितनी विश्वसनीय है, मैं प्रमाण से बोलता हूं। ये वही प्रियंका वाड्रा जी है ना, इन्होंने यूपी चुनाव में कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और 50% सीटें हम यूपी में महिलाओं को देंगे, बोला था ना। और उसी समय पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव हो रहे थे। पंजाब उत्तराखंड में नहीं देंगे, जहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी, मगर यूपी में जहां फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, खाली थाली परोस देंगे महिलाओं के लिए। ले लो भाई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, 2-4% वोट है, 1 सीट आने वाली है। तो जिसने अपने समय में जो चीज कही उसका विश्वसनीयता नहीं है। तो विपक्ष 2023 में करा तो 24 में लागू कर दीजिए। आप क्यों कर रहे हैं? अब 29 में भी लागू नहीं करना चाहिए। इनके सामने स्थिति यह है कि इनकी स्थिति वो है कि वो जो भेड़ियों और मेमने वाली कहानी थी ना, कि भाई तुम्हें तो दूसरे को दोषी सिद्ध करना ही है कि साहब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, तूने नहीं मारा, तेरे बाप ने मारा होगा। इनके साथ स्थिति यह है कि ये कभी भी किसी भी चीज के ऊपर, आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की विश्वसनीयता का मैं प्रमाण ये देता हूं। ये एक मुद्दा बताएं पिछले 50-60 सालों में नहीं, पिछले 25 सालों में जिसपे कांस्टेंट रहा, इसी महिला आरक्षण पे 2010 में सोनिया गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला पार्लियामेंट में कि वो जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के पक्ष में नहीं है। मनमोहन सिंह ने बोला, प्रणब मुखर्जी ने बोला, अरे साहब उसके बाद मनमोहन सिंह ने तो कहा किसी भी कीमत पे नहीं होगा। ऐसा पलटी मारते हैं उसके बाद। तो जो हमेशा ट्विस्टिंग समर शॉट लेते रहते हैं, पहले ही अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित कर दें, फिर इनकी बात के ऊपर हम विश्वास करने को तैयार हैं। ठीक है भाई जी, इसका एक जल्दी से जवाब, फिर मैं आने मेहमानों के पास जाऊं। वो कह रहे विश्वास नहीं है आप पर, आप कहते पूछे, फिर जब वो लेके आएंगे तो नहीं करने देंगे। अरे इन्होंने विश्वासघात किया। देश के लोगों एक भी तर्क नहीं दिया। अंजना जी ने बार बार पूछा, मैंने पूछा कि 543 सीट क्यों नहीं। गंभीरता से एक वैज्ञानिक बात सुनिए, भारत में अब फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया है। भविष्य के भारत को यह चिंता करनी पड़ेगी कि ये 540 सीटें भी, 543 सीटें भी क्या कम तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आबादी तेजी से घटेगी। कितनी बेशर्मी से वो उज्ज्वला बहने,
अरे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 16 करोड़ उज्ज्वला बहने और रोशन भाई को हम 414 रुपए में सिलेंडर देते थे, 414 रुपए में। इन्होंने 613 कर दिया और संख्या कर दी 10 करोड़ और राग अलाप रहे उज्ज्वला बहन। अरे साहब, मणिपुर में नग्न घुमाया गया महिला को, प्रधानमंत्री मौन थे, हाथरस से लेकर उन्नाव तक महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। दिल्ली में गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन बेटियों को प्रताड़ित किया गया, महिलाओं की बात करते हैं। मैंने एक टेक्निकल प्रश्न पूछा इनसे कि क्या ये बताएंगे जब अरुण जेटली जी ने कहा 2026 अरुण जेटली को नहीं पता था। एक सेकंड सर, ये आप डीलिमिटेशन के खिलाफ हैं क्या? एक सेकंड, आप बिल्कुल नया स्टैंड ले रहे हैं क्योंकि डीलिमिटेशन अभी 23 में आप लोगों ने पास कराया है। क्या आप डिलिमिटेशन के खिलाफ है? आप कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट कम होने की वजह से आप कह रहे हैं कि 540 से भी कम सीटें करनी पड़ेंगी। आपको पता है गाजियाबाद में कितने वोटर हैं एक सीट पर? आपको पता है? और वो घट जाएगा क्या 29 में? कैसी बात कर रहे हैं? और क्या कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि आप डिलिमिटेशन नहीं चाहते हैं? 30 लाख वोटर है गाजियाबाद में, मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। 30 लाख वोटर एक सीट पे सर। जी अंजना जी, ये बहुत, इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली ने दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में प्रावधान है, उसमें इंट्रा स्टेट रीएडजस्टमेंट का प्रोविजन है, मतलब राज्यों के अंदर सीटों की संख्या वही रखो और आबादी को रीएडजस्ट कर दो। तो जहां 30 लाख है कहीं 15 लाख है, उस स्टेट में रीएडजस्ट करो लेकिन सीटों की संख्या वही रखो। क्यों 26 बोला? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उसने कहा कि शायद तब तक सारे राज्य फर्टिलिटी रेट के रिप्लेसमेंट लेवल पर आ जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था मोदी सरकार सेंसस नहीं कराएगी, नहीं तो ये सेंसस 31 में होना था। तो जो 26 की बात है वो 31 के बाद के चुनाव पर जाती। मेरा आग्रह है, सेंसस कीजिए, कास्ट सेंसस कराइए। जो कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस कराई थी, मोदी सरकार ने उसका डेटा छिपा दिया। इन्होंने एक कमेटी बनाई, इन्होंने कहा कि हम एक नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनाते, ना तो उसके मेंबर बनाए अरविंद पनागरिया की कमेटी के, ना एक मीटिंग की और डस्टबिन में डाल दी वो रिपोर्ट। अब कहते हैं कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। एक नई बात कह दी आज तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने इस शो में, आपके शो में एक बड़ा खुलासा कर दिया। इन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के सांसद अपनी सीट छोड़ेंगे? अरे साहब, इसका अर्थ है कि आपको चिंता सता रही है, प्रधानमंत्री को चिंता सता रही है कि उनके मेल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी जगह महिलाएं ना आ जाएं। ये षड्यंत्र का खुलासा बहुत बड़ा हुआ है, कोई कानून रोक नहीं सकता, ये होकर रहेगा। 33% जो कि अधिसूचित कर दिया है, इसको लागू कर दिया है मोदी सरकार ने 16 अप्रैल को। मैं बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं, मैंने क्यों बताया। जल्दी से सुधांशु जी इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस सांसदों के बहाने आप ललकार रहे हैं उनको, लेकिन दरअसल बीजेपी के सांसद अपनी सीटें महिलाओं के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं 543 में। मैं बताना चाहता हूं ये मैंने क्यों कहा। सीधे अभय जी आकर मेरे ट्रैप में आ गए, मैंने जान के बात बोली। मैंने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। अभय जी, हम भारतीय जनता पार्टी भारत की एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने जनवरी सन 2008 में दिल्ली में हुई अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किया है आपने? नहीं किया है। आपने नहीं पारित होने दिया संसद में, हमने पार्टी में करके दिखाया। आज सबसे ज्यादा अगर महिला मंत्री हैं तो मोदी जी की सरकार में, अगर सबसे ज्यादा महिला राज्यपाल हैं तो मोदी जी की सरकार में। बाकी वो छोड़िए, जो आप बातें करने लगते हैं वो तो फिर शांति धारीवाल ने कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि मर्दों वाला। सुधांशु जी, टिकट पर भी बात हो जाए। कितनी बेशर्मी। सुधांशु जी, टिकट पर भी बात हो जाए, कौन पार्टी कितनी टिकट देती है? हमें टिकट पे भी बात हो जाए। बात तो लोकसभा राज्यसभा पहुंचने की है ना। हाँ, टिकट पे आइए। हाँ। तो मैंने तो ये बात कही, अंजना जी सुनिए, मैंने तो अच्छी ढंग से बात कही। मैंने तो कहा संगठन से लेके ग्राम पंचायत से लेके जिला पंचायत तक, जिला पंचायत से नगर पालिका तक हमने तो पूरी लीडरशिप बिल्डअप की है और तब जाकर यहां तक पहुंचाने की बात कही है। इन्होंने किया हो तो बताइए, किसके जमाने में इन्होंने ये सारी बातें की थी? संगठन तो छोड़िए, संगठन में नहीं दिया इन्होंने। क्या ग्राम पंचायत में दिया? क्या जिला पंचायतों में दिया? अगर बिहार में दिया सबसे पहले नीतीश कुमार जी की सरकार ने दिया। कांग्रेस तो इतने साल रही तो नहीं रहा। अब खैर वो उस विषय को छोड़िए। दूसरी बात कहता हूं, ये कह रहे हैं 543 सीटें रहेंगी कि नहीं। अभय जी, हम 140 करोड़ के देश हैं, का कानून गिरा दिया था। दूसरा देश कौन है? चाइना। यहां कितने सांसद हैं? 2977।
2977। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं किसी वर्ग ने अगर जनसंख्या नियंत्रित की है तो उसको नुकसान मिले, तो मैं पूछना चाहता हूं अगर किसी वर्ग ने जनसंख्या बढ़ाई है उसको फायदा क्यों मिल रहा है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और उसके बाद कहेंगे अगर मुस्लिम 9% था और 2014 में 15% हो गया, धुबरी पर बेटा करीमगंज में 35% हो गया, भैया मालदा और मल्लापुरम में 70% हो गया, अरे तो क्या कर्नाटक झूठ सरकार बोलते हो कहेगी साहब? नहीं, मुसलमानों को तो पढ़ो उसके तो अनुसार सही। जनसंख्या प्रतिशत में आरक्षण मिलेगा। वाह भाई वाह, जब उत्तर दक्षिण में करना होगा तो जिसने जनसंख्या कम की है उसको लाभ मिलना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। और जिसने सिर्फ फर्टिलिटी रेट से नहीं, घुसपैठ और धर्मांतरण तीनों तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ाई है, उसके लिए ये लड़ाई लड़ते हैं। ये इनका असली चरित्र है। अगर ईमानदारी से मैं देश के पूछना चाहता लोगों, हूं, अगर आप कहते आपने हैं गौर कि से जनसंख्या कम रखने का दंड नहीं मिलना चाहिए, तो बोलिए सोशल ग्रुप में भी तैयार है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, या सिर्फ भौगोलिक स्तर पर तैयार है, सामाजिक स्तर पर नहीं? बोलिए। देखिए, बोलिए अभय बहुत जी। अच्छा सवाल किया है। मोदी सरकार ने जो सेंसस का डेटा जो सेंसस का डेटा पब्लिश करते हैं, जो फर्टिलिटी रेट देते हैं, उन्होंने क्या दिया है पता है? कि डिकेटल ग्रोथ मुस्लिमों की हिंदुओं की अपेक्षा तेजी से कम हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जानते हैं सबसे कम रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे फर्टिलिटी रेट किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर 1.47। जानते हैं आप? आपको अचरज होगा देश के लोगों, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटना चाहते हैं। मैंने टेक्निकल सवाल पूछा कि जो अरुण जेटली जी ने कहा था, क्या ये सही नहीं था कि रीएडजस्टमेंट करें? आज भी जो क्लॉज जोड़ा है, मुझे कोई बाधा दिखाई नहीं देती। इस चुनाव के बाद ये फिर बाजा लेकर निकलेंगे कि देखिए 2023 में ही हमने तो कानून पास कर दिया था। अरे सर्वसम्मति से हमने दिया। 15 लाख महिला जनप्रतिनिधि देश में है, स्थानीय निकायों में। किसकी देन है? कांग्रेस की। आपने तो वो कानून गिरा दिया था 1989 में, आपके राज्यसभा सांसदों ने गिरा दिया। अरे था। अभी क्या आप करना है वो कभी उसके बताइए ना। पक्ष कर नहीं रहे। हमने खुला समर्थन दिया। अभी क्या करना है बताइए। कभी आप पास कहते हो हैं गया, कि ये कानून लागू अभी क्या करना है? देखिए बाकी दो मेहमान भी बैठे हुए, रुकिए ना अभय जी रुकिए जल्दी से। सुनील जी आपके पास आ रही हूँ, फिर मलुक जी, उसके बाद आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। सुनील जी देखिए, अगर 29 में लागू करना है, डिलिमिटेशन के लिए आप लोगों ने हामी भरी ही थी। हमेशा गोल पोस्ट चेंज नहीं हो सकता ना। सेंसस, डिलिमिटेशन, आरक्षण, इस पर आप सबने वोट किया, सर्वसम्मति से किया। अब डिलिमिटेशन और सीधा अगर विमेन रिजर्वेशन बिल 29 में लागू हो रहा है तो उस पर क्यों ना हामी भर दी जाए? क्योंकि और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन के पहले दिन ही एक बात कही थी कि बीजेपी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, ये नारी को नारा बनाना चाहते हैं। तो आज पूरे देश में देख लीजिए ना क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी किस तरीके से रोने का नाटक कर रहे हैं, किस तरीके से संबोधन राष्ट्र के नाम उन्होंने किया, केवल बुराई करते रहे विपक्ष की। आपकी मंशा क्या है? आपकी जब मंशा थी अंजना जी, जब बीजेपी सरकार की या मोदी जी की मंशा थी कि इस देश की महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, 2023 में आप बिल लेकर के आए। 2 सांसदों को छोड़ के पूरा समूचा देश महिला आरक्षण के पक्ष में था, फिर आप पास करा करके और सो गए। क्योंकि आप बीजेपी को समझने के लिए केवल एक बात समझनी होगी, इनको न राष्ट्र से मतलब है, न महिला से मतलब है, न तरक्की से मतलब है, न खुशहाली से मतलब है। इनको केवल चुनाव जीतने से और कुर्सी पर चिपके रहने से मतलब है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम लोग गोल बदल देते। नहीं, आपका वादा ही इस देश का धोखा है। आपने जितने वादे किए, बेरोजगारी का वादा आपका धोखा निकला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा आपका धोखा निकला, देश की सीमाएं आपका वादा धोखा निकला, रुपए आपका वादा धोखा निकला, महंगाई आपका वादा धोखा निकला। तो धोखा दे कौन रहा है? और हम फिर कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने कब कहा कि हम महिला आरक्षण बिल के पक्ष में नहीं है? लेकिन आप परिसीमन करना चाहते हैं मनमानी तरीके से। हम तो ये कह रहे हैं, जब 23 में ये बिल आया तो विपक्ष ने अंजना जी ये कहा कि भाई आप 24 में लागू कर दीजिए, 543 में लागू कर दीजिए, जब संख्या बढ़ेगी तो आप उसमें लागू कर दीजिएगा। और एक बात होती है, बीजेपी कह रही कौन सीट छोड़ेगा? अरे आप आरक्षण लागू करिए, रिजर्वेशन आ जाएगा कि ये महिला सीट है, उसमें पुरुष कैसे लड़ जाएगा? आप अपनी मंशा बिल्कुल साफ करिए।
इनकी मंशा साफ नहीं है। ठीक है, ये महिला आरक्षण के पीछे नहीं, वो जो बीजेपी इनका, को नहीं करना है, वो परिसीमन तिकड़म आयोग था, तय करेगा। उस तिकड़म पे फंस गए। सुधांशु जी वो कह रहे हैं परिसीमन आयोग जब तय कर ही देगा। ठीक है, आप ही की बात पूछ रही हूँ सर। परिसीमन आयोग तय कर दे कि भाई ये 33% सीटें हैं जहां पर हर पार्टी को महिला ही उतारना पड़ेगा, तो जीत के महिला ही पहुंचेगी। आप ये परिसीमन आप के पहले ही मौजूदा सीटों पर आप ये सुनिश्चित कर दीजिए। अब इसकी बात तो सब कर ही रहे हैं। और साथ में क्या ये धोखा स्टेज किया गया? सुधांशु जी, सबको पता था कि ना लोकसभा में ना विधानसभा में आपके पास 2/3 बहुमत था ही नहीं। ऐसे में क्या विपक्ष का ये धोखा स्टेज किया गया कि वो इसके खिलाफ वोट करेंगे, फिर हम जनता के बीच जाएंगे? सुधांशु जी, अगर इसको अंजना जी धोखा कहें तो इसका मतलब विपक्ष ये कह रहा है कि वो पहले से ही अगेंस्ट में था और वो ओपन था, तो उसके लिए मौका था कि वो अपनी छवि बदल लेता। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मैं इश्तेहार निकलवा के आपको क्रेडिट दे दूंगा। अगर सारी बात इस बात की है कि ये ईमानदारी से चाहते तो क्रेडिट की तो बात है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा 1 घंटे के लिए सदन स्थगित करिए, मैं अभी ला रहा हूं, आप तैयार है क्या? उसके बाद केसी वेणुगोपाल जी उठ के क्या करने लगे, तब अपनी बात बदलने लगे। इसीलिए चूंकि आज कांग्रेस विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, विपक्ष विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, प्रामाणिकता का प्रतीक नहीं है, इसलिए ये सारी की सारी समस्या होती। फिर मैं कह रहा हूं, हमने अपनी पार्टी में तो 1/3 दिया, हमने तमाम योजनाओं में दिया, आपने कितनों को दिया? और समस्या जानते हैं क्या जो प्रधानमंत्री जी ने बोली, चूंकि इनकी पार्टियों में सिर्फ परिवार की महिलाएं ही आकर आप स्थापित हो जाती हैं, तो परिवारवादी पार्टियों को लगता है कि अगर 1/3 महिलाएं आ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। दूसरा, जो अपराध और दबंगई के दम के ऊपर राजनीति करने वाली पार्टियां, उनको डर लगता है, क्योंकि अपराध और माफिया में आपने महिलाओं के नाम नहीं सुने होंगे, कोई बहुत ही वो पार्कर वार्कर का इक्का दुक्का नाम छोड़ दीजिए, तो इनको लगता है कि वो हमारी दबंगी की राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा ब्रेक लग जाएगा जाके। और परिसीमन की जहां तक बात है, तो जब एक्ट पारित हुआ 2023 का, उसमें परिसीमन का उल्लेख है, उसी के तहत 334वां वाला संशोधन वाला एक्ट पारित हुआ। तब कहे नहीं आप विरोध किया कि बगैर परिसीमन के नहीं होगा? बोलिए, आपने तो सर्वसम्मत से पारित किया, तो आप परिसीमन के विरोध में क्यों खड़े हुए? और 543 में अगर परिसीमन होगा तो मैं फिर बताना चाहता हूं, यूपी की 87 सीटें होंगी, तमिलनाडु की 29। सुनिए अजय जी, अगर 543 में आप 2011 के सेंसस के आधार पर परिसीमन निर्धारण करेंगे तो यूपी की 87 हो जाएंगी बढ़कर और 29 हो जाएंगी तमिलनाडु की। बोलिए मंजूर है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कैसे नहीं होगा, जवाब दीजिए। देखिए, एक तो इन्होंने झूठ बोला, 2023 में भी इनके पास बहुमत नहीं था। आपने जो सवाल खड़ा किया, लेकिन हमने संविधान संशोधन को स्वीकृति दी। अब कैसे नहीं होगी मैं बता रहा हूं, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। यह फॉर्मूला अरुण जेटली साहब का है। उन्होंने कहा आर्टिकल 81 में एक लाइन का, सिंगल लाइन का संशोधन करना है आपको, कि जो परिसीमन होगा वो इंट्रा स्टेट रीएडजस्टमेंट ओनली। आपको सिर्फ आबादी को रीएडजस्ट करना है, न सीट कम करनी न ज्यादा। जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो आप दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएगी, उत्तर भारत की, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे, जिनका अभी पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल पर नहीं आया, फर्टिलिटी, तो हम उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इसलिए हम सिर्फ उन सीटों की संख्या को एडजस्ट। अभय जी एक सेकंड, अभय जी ठीक है, एक बार अभय जी और सुधांशु जी के साथ मुझे अभय जी एक सेकंड, आप जो ये इंट्रा स्टेट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आज तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 39 सीट्स, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि 39 सीट्स में ही एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वोटर्स कंसिस्टेंट कर दिया जाए, है ना? यही कह रहे हैं आप, स्टेट के अंदर ही, तो उससे तो सीटें कम ही बढ़ेंगी ना वहां की। उत्तर प्रदेश वगैरह में जनसंख्या कहीं ज्यादा है तमिलनाडु के मुकाबले। अगर मैं गलत समझी आपकी बात की तो फिर से समझाइए। सीटें भी 80 है। अरुण जेटली साहब ने जो समझाया वही समझाता हूं। उनका कहना था कि अगर तमिलनाडु में 39 सीटें हैं तो कई कंस्टिट्यूएंसी में हो सकता है 20 लाख वोटर हो, कई कंस्टिट्यूएंसी में हो सकता है कि 10 लाख वोटर हो। तो आप एक काम कीजिए कि उन लोग, अरे ये रहा साहब, अरे पार्लियामेंट में दिया हुआ है, मैं गलत तथ्य नहीं रखता हूं,
सुधांशु त्रिवेदी जी, उनका कहना था कि अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में 25 लाख वोटर हैं और किसी में 20 लाख हैं तो उन दोनों को ऐसा रीएडजस्ट कीजिए कि इक्वल वोट 39 कंस्टिट्यूएंसी में आए, इक्वल वोट 80 कंस्टिट्यूएंसी में उत्तर प्रदेश की आए, लेकिन एक भी मतलब सीटें नहीं बढ़ानी है चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र में इसका खामियाजा उन राज्यों को बिल्कुल नहीं बढ़ानी। ये मेरा नहीं फॉर्मूला है, ये इंदिरा जी का, ये अटल जी का, ये अरुण जेटली साहब का है, और बहुत अच्छे से अरुण जेटली ने एक्सप्लेन किया है, और प्रश्न और प्रतिप्रश्न जो हाउस में हुए उसका जवाब दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा 26 मतलब अगली सेंसस होगी 31 के बाद इस पर विचार कीजिए। और अंजना जी, आखिरी बात कहना चाहता हूँ, देश के नागरिकों, सुधांशु जी इसका स्पेसिफिक जवाब जल्दी से, वो ये कह रहा है, ठीक है पूरा कर लीजिए। हिंदुस्तान का हो रहा है, आबादी कम हो रही है जी, तो आबादी कम हो रही है, भविष्य ठीक है सुधांशु जी, आपको सीट वो ये कह रहे हैं कि सीटें उतनी ही रहेंगी, बस बराबरी कर दीजिए हर सीट में। ठीक है सर, ठीक है सर, जल्दी से। वो कह रहे हैं बस बराबरी कर दीजिए, वोटर का हर कंस्टिट्यूएंसी में बराबर हो, सीटें उतनी ही वोट की पावर खत्म। पहली बात ये दूनी, एक बात ये लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप है क्या? वन मैन वन वोट, सबका पावर, वोट का पावर बराबर। आप कह रहे हैं वोट का पावर एडजस्ट कर दीजिए। ये यही जो इनके यहां बोला गया था कि जिस राज्य का जीएसडीपी ज्यादा है उसको वोट ज्यादा मिलना चाहिए, पावर, यही मतलब हुआ ना। तो तभी तो हमारे तेजस्वी सूर्या ने बोला था, फिर तो मुकेश अंबानी का 1 लाख का वोट होना चाहिए। फिर ऐसे सामाजिक वर्गों में भी देखिए तो फिर जैन समुदाय का सबसे ज्यादा वोट होना चाहिए, फिर पारसी समुदाय का सबसे ज्यादा वोट होना चाहिए। ये वाहियात तर्क आप लोग देने का प्रयास करते हैं। और मैं कहता हूं, अगर अरुण जेटली जी की बात करें तो एकदम स्पेसिफिक, अरुण जेटली जी नेता प्रतिपक्ष थे ना अभय जी, सरकार किसकी थी? आपकी क्यों नहीं लागू कर दिया बताइए? क्यों नहीं लागू किया? आज आके यहां भाषण दे रहे हैं, बताइए क्या नहीं लागू कर दिया उस समय? अरे कानून मंत्री थे 2001 में, बतौर कानून मंत्री उनका जवाब है। और एक वोट की क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे अंतर आएगा? ये उन्होंने वेल डिफाइंड। अरे 2001 में तो हमने फिक्स ही कर दिया था, पहले 2001 में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं भाई। अरे नहीं साहब, क्या 2001 इसीलिए नहीं किया? और ये जवाब दिया ना जब चेंज, वो जो महिला आरक्षण विधेयक तो 98 और 99 अभय जी एक सेकंड, अभय जी एक आर्ग्यूमेंट मेरा भी सुनिए। अभय जी एक सेकंड, एक आर्ग्यूमेंट मेरा भी सुनिए। जितनी सीटें 50 करोड़ 60 करोड़ की आबादी में थी, उतने ही सांसद 145 करोड़ में भी रहे। आपको नहीं लगता है कि ये तर्क संगत नहीं है? अगर कम लोगों पर एक सांसद होंगे, अगर बेहतर प्रतिनिधित्व लोगों को मिलेगा तो उम्मीदें भी ज्यादा रहेंगी कि वो कुछ कर पाएंगे। एमपी लैड्स उसी हिसाब से बढ़ेगा, हर इलाके का विकास होगा। मतलब जितना 50 करोड़ 60 करोड़ पे सीटें थी, उतनी ही आज भी रखो 145 करोड़ पर। ये कौन सा तर्क हुआ? मलुक जी इसके बाद आ रही हूँ, सॉरी। बहुत अच्छा सवाल अंजना जी ने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं लोगों से कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर की संविधान सभा की बात सुनिए। उस युग में आजादी के समय उन्होंने अपर लिमिट कहा था कि 5 से 7.5 लाख तक एक कंस्टिट्यूएंसी के वोटर होंगे, और भविष्य के भारत में ये बढ़ेंगे। ये बात का जिक्र अरुण जेटली साहब ने भी किया है। आज अगर इफेक्टिवली वोट देखें, 60-70% वोट कास्ट होता है, तो 7, 8, 9, 10 लाख के आसपास ही वोट कास्ट होता है। ये कहा इंदिरा जी ने, अरुण जेटली जी ने, और आज हम कह रहे हैं कि साहब आप ये डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, एक एक कंस्टिट्यूएंसी को ये एडजस्ट कर दीजिए। और ये अरुण जेटली ने कानून मंत्री होते हुए किया। जब 2001 में ये सवाल खड़ा किया तो उन्होंने 26 तक इसको बढ़ाया, और ये कहा कि अरे सर मैं पूछती हूँ, आए आप बोलते हैं बाएं, फिर हो जाती है बात साएं। अभय जी प्लीज सर, शुरू से मैं देख रही हूँ इस डिबेट में, मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, आप अरुण जेटली को कॉल करके दूसरी तरफ बात ले जा रहे हैं। मैं आपसे एक सीधा प्रश्न कर रही हूँ कि क्या 50 करोड़ पे भी उतने ही सांसद, 145 करोड़ जनता पर भी उतने ही सांसद तर्क संगत है? इस पर एक सीधा जवाब तो दीजिए सर। तर्क संगत है, बिल्कुल तर्क संगत है। मैं कह रहा हूं कि अब भारत की आबादी कम हो रही है, ये आने वाले 10 सालों के लिए और तर्क संगत है। 10 सालों के बाद, चूंकि उस समय तय हुआ था 2031 मलुक जी, आपने उनकी बात सुन ली है, ठीक है, वो कह रहे हैं एकदम सही है, ठीक है। मलुक जी को दिखाई एक बार, मलुक जी बहुत देर से वेट करें। मलुक जी वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उतना ही रहना चाहिए। मलुक जी। हाँ अंजना जी 1947 में 31 करोड़ लोग, 6 करोड़ पाकिस्तान गए, 25 करोड़ हमारे देश में। 1971 में दो बार एमपी बढ़े। 1971 में 55 करोड़ लोग, 545 एमपी, 2 एंग्लो इंडियन, 543। और आज भी 147 करोड़ में ये क्यों चाहते हैं 543 ही रहें, जहां चाइना में करीब
3000 के करीब एमपी हैं, आज वहां की आबादी हमसे कम है, 1977 एमपी हैं। अच्छा, मोटी सी बात पकड़ लें, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस में सबसे बड़ा घराना गांधी परिवार, और गांधी परिवार में माननीय सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, 2 लेडीज, दोनों एमपी। और अगर एनडीए सरकार मोदी जी ने अगर 273 लेडीज के लिए रास्ता खोला, तो ये क्यों नहीं चाहते कि 273 लेडीज देश की पार्लियामेंट में काम करें और देश के विधानसभा, प्रदेशों के विधानसभा और विधान परिषद में लेडीज जाए? तो क्या तालिबानी या पाकिस्तानी मानसिकता अभी भी इनकी है? आप कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के परिवारों की याद दिला रहे हैं। एक सेकंड, कई महिलाओं को तो यही चिंता है, क्योंकि अभी जो परसेंटेज है टिकट देने का, उसमें ज्यादातर वही महिलाओं को टिकट मिलता है जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आती हैं। तो आप कांग्रेस और बाकी पार्टियों की तो याद दिला रहे हैं, लेकिन ये सभी पार्टियों में एक ही हाल है। राजनीतिक परिवारों से जो महिलाएं होती हैं उनको ज्यादा टिकट दिया जाता है इस देश में। तो ये 273 के लिए जो रास्ता बन रहा है, वहां पर भी राजनीतिक परिवारों की पैठ नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? इसका तो कोई क्लॉज नहीं डाला जा रहा है उसमें। मलूक जी, अंजना जी, आपकी बात सही हो सकती है, सब्जेक्टिव है, डिबेटेबल है और गलत भी हो सकती है आने वाला समय। लेकिन 273 का आज रास्ता खुल रहा है। कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों ने रोक दिया, ममता की पार्टी ने रोक दिया, खुद ममता जी एमएलए भी, एमपी भी, भारत सरकार में मिनिस्टर भी, 3 बार चीफ मिनिस्टर भी, और 273 लेडीज जाएंगी, उनको सदन में जाने नहीं देना चाहती। इस देश की संसद में उनको रोक दिया, विधानसभाओं में पूरे देश में और विधान परिषदों में उनको जाने नहीं देना चाहती, रोक दिया। इनकी मानसिकता साफ है, तालिबानी और पाकिस्तानी इनकी मानसिकता है। ये अपनी लेडीज को बुला करके सदनों में रहेंगे, ममता जी भी, सोनिया गांधी जी भी, प्रियंका गांधी जी भी, और देश की और लेडीज जो जश्न मन रहे थे, उत्सव मन रहे थे और पूरे दिवाली मन रही थी, उनके सबके सपने तोड़ दिए। सुनील जी, सजा पक्का मिलेगी आने वाले चुनाव में। जी अंजना जी। और समाजवादी पार्टी में तो वैसे ही रिकॉर्ड है एक ही वक्त पर सबसे ज्यादा सांसद, विधायक एक ही परिवार से होने का। सुनील जी, परिवार का एंगल भी आ गया है इसमें। और आपके नेता तो अखिलेश यादव जी बार बार महिला में भी मुस्लिम आरक्षण खोजते हैं, जिसका संविधान ही धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। नहीं, देखिए क्या है ना, कि जो बात भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है वो कृपया करके आप न करें। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप 33% आरक्षण दीजिए, पर देश की जो सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी की, तो ओबीसी की महिलाओं का तो आप कर दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? आप अगर ये चाहते हैं कि परिवार के लोग ना आए, अभी मलूक जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 273 का रास्ता रोक दिया। अरे हम लोग तो खोलना चाहते हैं, लेकिन उस 273 में आदिवासी भी हों, दलित भी हों, ओबीसी भी हों, मुस्लिम महिलाएं भी हो जाएंगी और बड़े समाज की भी महिलाएं भी हो जाएंगी, सब आ जाएंगी। आप क्यों चाहते हो कि चंद लोगों के घराने ही आए? सुनील जी, गुमराह तो आप कर रहे हैं। एक बार सुनील जी को मेरे साथ दिखाइए। हर सुनील जी, प्रतिनिधित्व आ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुनील जी, बिल्कुल नहीं। सुनील जी, आज गुमराह तो आप कर रहे हैं। क्या आप ऑन रिकॉर्ड बोलने को तैयार हैं कि अखिलेश यादव ने देश की संसद में, लोकसभा में नहीं कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिले? हम ये कह रहे हैं कि हम तो पूरे पीडीए समाज की बात कर रहे हैं। जब आप गणना करेंगे, जातीय जनगणना करेंगे, तो जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी तो आई जाएगी। जैसे ही आप पिछड़ी महिलाओं को देंगे, हिस्सेदारी आ जाएगी। लेकिन हम आपको इतना ही सुझाव देंगे कि अपने नेता को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन्होंने सदन में जब ये कहा, तभी गृह मंत्री अमित शाह ने पलटकर कहा कि आप क्यों नहीं समाजवादी पार्टी की सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे देते हैं। ये उन्होंने सदन में कहा था, मैं सिर्फ उनको कोट कर रही थी। भ्रम आप फैला रहे थे कि ऐसा नहीं कहा गया, सुधांशु जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कटघरे में आप इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन के बिना मौजूदा स्थिति में ही आप 543 में वोट दीजिए। आप बार बार कह रहे हैं उनके सांसद नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, डिलिमिटेशन कमीशन अगर तय कर देगा ये 33% सीटें हैं, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो कोई कैसे उसके खिलाफ जा सकता है? मुख्य बात टेक्निकल तो मैंने जवाब दे दिया। अगर डिलिमिटेशन 543 में होगा तो राज्यों की सीटें बदल जाएंगी। बाकी मुख्य बात क्या है अंजना जी, जब यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो विपक्ष ने किस कदर मेज थपथपाकर, हर्षध्वनि करते हुए, हंसते चिल्लाते हुए जो सीन देखा, ये मैं पूछना चाहता हूं, ये जो अट्टहास था विपक्ष का,
ये किस बात की खुशी थी भाई? ये दानवीय ठास नहीं था, ये देश की करोड़ों बहनों ने देखा और वो दिल में तीर की तरह चुभा है। मूल बात मुझे ये बताइए, गिर गया आप कहते हो बड़ा दुख हुआ, काश ये हो जाता जो आज टीवी डिबेट में बोल रहे हैं। किस बात पे विपक्ष के सांसद खुशी मना रहे थे, हर्षध्वनि निकाल रहे थे, चीख रहे थे, मेजे थपथपा रहे थे? जरा मुझे दोनों विपक्ष के लोग बता दें कि साहब किस बात की खुशी थी। और जो बोल रहे हैं, अभी बोले भाई सुनील सिंह जी ने कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। दुबे जी, डीएमके इसके लिए तैयार है कि नहीं, बोलिए? एक लाइन ये कह रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, ठीक है। तो दूसरा सुधांशु जी, वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, सबकी अपनी अपनी उस पर बातें हैं, किस तरह से ये इलेक्शंस में बंगाल में प्ले आउट होगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हॉर्मूज की ये लड़ाई और भी भीषण होती जा रही है। लेकिन अब से कुछ सेकंड्स बाद कुछ झलकियां आपको बस दिखा रहे हैं, जल्दी से देख लीजिए। अब से सिर्फ 15 मिनट बाद रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज हम पश्चिम बंगाल में आसनसोल से करेंगे राज तिलक। अगर इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो ये कोयला खनन के लिए जाना जाता है। कोयला खनन, इस्पात उद्योग, 1744 से यहाँ पर कोयला खनन हो रहा है। कि एक वक्त पर अवैध खनन का यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी रहती थी, लेकिन खनन में आज भी भ्रष्टाचार के मुद्दे वैसे ही हैं। लेकिन इन कोयला खदानों की वजह से कई सारे आसपास के गांव हैं जहां पर जमीन धंसने की वजह से उनके घर तक टूट गए हैं और वो आज भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। देखिए अब क्या हालत है, आप देख ही रहे हैं, घर के घर टूटे हुए वीरान इन इलाकों में पड़े हुए हैं। दादा क्या हुआ, अब सब इधर नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं? बाहर रहता है। मुआवजा, रिहैबिलिटेशन कुछ किया, कुछ पैसा मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं।